नीति बनाने वाले जो हैं और जिनके लिए नीतियां बनाई जा रही, ये दो वर्ग हैं। बनाने वाला वर्ग जिसके लिए नीतियां बनाई जा रही है उसके दर्द से बिल्कुल भी परिचित नहीं। बाबुओं ने आके एरिया को बांटना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्यापार कैसे चलता है, वहाँ तक रोड भी चाहिए रहता है, पानी भी चाहिए रहता है, बिजली भी चाहिए रहता है। लेकिन ये सारे मंत्र तंत्र में आकर के बेकार हो जाते हैं। देश में इस समय उद्योग करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक सब इसी में लगे हुए हैं। जब 92 में नजीब जंग एमडी बन के आए तो उनने 250-300 फैक्ट्रियों में ताला लगाया, इंडस्ट्रीज का शमशान बना दिया। उन्हीं लोगों को डिपार्टमेंट अपने यहाँ से रेपुटेशन पे देता है जिनकी उनके खुद डिपार्टमेंट में कोई रेपुटेशन नहीं होती। तो सर, स्वागत है आपका फिर से शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तो लास्ट टाइम हमारी एक कहानी अधूरी रह गई थी, वो थी पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कहानी। तो आज हम उसकी कहानी जानना शुरू करेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ और आज जहाँ है वहाँ कैसे पहुँचा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि हम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास वहाँ करेंगे जहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने देश भर में 9 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया और उन डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रस्ताव दिए कि आप जो भी 9 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ एक ग्रोथ सेंटर बनाइए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, और उसके लिए 30 करोड़ एवरी ग्रोथ सेंटर वो देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो हमारे इसमें मध्य प्रदेश जो उस समय अविभाजित था तो 6 ग्रोथ सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, उसमें एक धार जिला आइडेंटिफाई हुआ और उसमें धार जिले में ये पीथमपुर का एरिया डिसाइड किया गया कि यहाँ कोई ज़्यादा कल्टीवेशन की स्थिति नहीं है और हार्डली 10-12% कल्टीवेशन होता था और थोड़ी पथरीली और अनउपजाऊ ज़मीनें थी। तो इसको आइडेंटिफाई करके और इसमें 1960 हेक्टेयर एरिया को सबसे पहले चिन्हित करा और इसके अंदर में करीब ये एरिया आता था 22 गांवों के अंदर। तब इस 22 गांवों की टोटल पॉपुलेशन मुश्किल से 2000-2500 के आसपास थी। तो ये जब चिन्हित हो गया, अब यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर आना था। स्टेट गवर्नमेंट ने एक और काम किया, इनने एक औद्योगिक केंद्र विकास निगम के नाम से सब्सिडरी बनाई, औद्योगिक विकास निगम की, और हर संभाग में एक सब्सिडरी उनने बना दी। उन सब्सिडरीज को सफिशिएंट पावर्स दिए गए कि आप ये ग्रोथ सेंटर्स का डेवलपमेंट करिए। तो ये औद्योगिक केंद्र विकास निगम बना, उसके साथ में ये पीथमपुर बना। पीथमपुर के लिए मैप तैयार हो गया। उस समय लाइसेंस राज था और लाइसेंस राज होने के कारण से इंडस्ट्रीज वहीं आ सकती थी जहाँ के लिए उनको लाइसेंस मिला है। तब मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया अर्जुन सिंह थे, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए। वो बॉम्बे, पूना उनने विजिट करी और विजिट करने के बाद जो बड़े बड़े उद्योग थे उनके लाइसेंसेस पीथमपुर के लिए जारी करवाने के लिए उनने अप्रोच करी। तो काइनेटिक, होंडा, बजाज, टेम्पो, आइसर मोटर, हिंदुस्तान मोटर, एल&टी, ये बड़े बड़े जो नाम थे इनके लाइसेंसेस पीथमपुर के नाम से इशू हुए थे। अब उनको पीथमपुर आना था। औद्योगिक केंद्र विकास निगम बनने के बाद में उसमें एक आईएएस को एमडी बना दिया गया और कुछ उद्योग विभाग के अधिकारियों को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वो उद्योग विभाग के जो अधिकारी थे टेक्निकल तो थे नहीं, उसके बाद जो टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी वो पीएचई और आपके पीडब्ल्यूडी से डेपुटेशन पे लिए गए। अब जिन लोगों को डेपुटेशन पे लिया गया तो वो हमेशा होता है, जैसा सामान्य होता है कि उन्हीं लोगों को डिपार्टमेंट अपने यहाँ से डेपुटेशन पे देता है जिनकी उनके खुद डिपार्टमेंट में कोई रेपुटेशन नहीं होती। तो वो लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इनको डेवलपमेंट करना था। इंडस्ट्रीज आ रही थी, बड़े बड़े जो नाम मैंने कहे वो आ रहे थे। काइनेटिक, होंडा आया सबसे पहले। तो उनके सामने ये 1960 हेक्टेयर का मैप ऐसे कैसे रख दिया जाता था। तब एक रोड थी, मेन रोड,
महू से घाटा बिल्डोजर। तो जैसे ही उनके सामने मैप रखा गया, उनने सबसे पहला वाला जो प्लाट, मेन रोड के प्लाट प्लॉट्स नंबर थे। तो बाद में उनने सब आइडेंटिफाई किए, पर उनने वो जगह जो आज प्लाट नंबर 1 है वो आइडेंटिफाई कर ली, मेन रोड से लेकर के। और 72 एकड़ बजाज टेम्पो उनके साथ ही था, अपने पीछे ही उनने बजाज टेम्पो के 72 एकड़ कर दी। उसके बाद में आइशर आया, तो आइशर ने देखा भाई मेन रोड पे कौन सी जगह है, तो उसने मेन रोड में 60 एकड़ ज़मीन ले ली। उसके बाद हिंदुस्तान मोटर आया, उनने देखा कि भाई आगे तो सागौरकुटी 3rd सेक्टर वाली जगह है, उनने 350 एकड़ वहाँ ले ली। वैसे ही LNT आया, तो उसको 2 यूनिट की जगह चाहिए थे, उनने ले ली। यानी पूरा 1960 एकड़ लैंड को इनने ओपन करके, और जिसको जो चाहिए था उनको मेन रोड में दे दिया। अब उसके बाद में जब छोटे छोटे आए तो इनने नक्शे बनाए तो किसी को सेक्टर 3 के किसी कोने में, किसी को सेक्टर 2 के किसी कोने में, किसी को सेक्टर 1 के किसी कोने में। देखिए, हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इनने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के सामने अनलिमिटेड चैलेंजेस ओपन कर लिए। करेक्ट। और वो चैलेंज के कारण स्थिति ये हुई कि न तो पानी की सुविधा की व्यवस्था थी, न कोई रोड की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी। छोटे छोटे उद्योग वो 1.5 2 किलोमीटर बांस बल्ली गाड़ करके टेम्परेरी कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर से लेते थे और खेतों में से होकर जाते थे। यानी अप्रोचेस की स्थिति ये थी कि आपको प्लाट दे दिया गया है लेकिन अप्रोच नहीं है, तो अब आप खेत में से जाइए, तो अपना जो कुछ भी करना है वो आपको खेतों में से जाके करना है। ये जो स्थिति है उसके कारण से पीथमपुर एक समस्याग्रस्त स्थिति में आ गया। आप पूछते हैं आप होते तो क्या करते? बिल्कुल। ऐसा है, एक छोटा सा भी कॉलोनाइजर होता है, और मान लीजिए ये तो 1960 हेक्टेयर की बात है। मैं 40 एकड़, सिर्फ 40 हेक्टेयर की अगर बात करूं, 100 एकड़ की बात करूं, तो 100 एकड़ की अगर मुझे कॉलोनी बनानी है तो मैं पूरे 100 एकड़ का एरिया नहीं खोलूंगा। मुश्किल से 15, 20, 25 एकड़ को पहले डेवलप करना शुरू करूंगा, उसका मैप बनाऊंगा, उसके प्लाट इशू करूंगा। करेक्ट। उसके बाद जब वो उसकी स्थिति भरने को आएगी तो मैं दूसरा पोर्शन लूँगा। तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 25 एकड़ तक हो जाए। मैंने पूरा अगर 100 एकड़ खोल दिया तो मेरे को पूरे 100 एकड़ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है। वहाँ रोड भी बनाना है, बिजली भी करना है, पानी भी करना है। एक सर क्वेश्चन है, अभी ब्रिलियंट कन्वेंशन में जो समिट हुई थी आप थे वहाँ? हाँ जी, मैं था। तो वहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी जो वी हैव डिस्कस्ड। ये असल में होता क्या है कि नीति बनाने वाले जो हैं और जिनके लिए नीतियाँ बनाई जा रही है, ये 2 वर्ग है। बनाने वाला वर्ग जिसके लिए नीतियां बनाई जा रही है उसके दर्द से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। इसका मैं कॉन्टेक्स्ट सर आपको दूं, बड़ा अमेजिंग। मैं उस दिन हॉल में था, उस दिन किसी से मेरी बात हुई तो मुझे वहाँ एक बहुत अच्छा नैरेटिव दिखाई दिया कि स्टेज के ऊपर जितने लोग बैठे थे उनमें से किसी ने बिजनेस नहीं किया, नन ऑफ देम नेवर डिड अ बिजनेस। और स्टेज के नीचे जितने लोग बैठे थे सारे बिजनेसमैन, सारे बिजनेसमैन थे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा डिस्कशन ये वो, तो मैं उनको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि आपको यहाँ कुछ एक चीज़ नज़र आ रही है? वो बोले मतलब? मैं कहा होना ये चाहिए था कि जितने लोग नीचे बैठे हैं इनको ऊपर होना चाहिए था, और जितने लोग ऊपर बैठे हैं उनको यहाँ नीचे होना चाहिए था। बट यहाँ वो उल्टा रहा है। और जो आप बात बोल रहे हैं कि बाबुओं ने आके एरिया को बांटना शुरू कर दिया है ना अपने हिसाब से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्यापार कैसे चलता है, वहाँ तक रोड भी चाहिए रहता है, पानी भी चाहिए रहता है, बिजली भी चाहिए रहता है। यही हुआ। यही हुआ। तो जो स्थिति हुई वो लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने की अकल न होने के कारण अनलिमिटेड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। अब यहाँ जो परिस्थिति बनी वो तो ठीक है। मेरा ये कहना है कि जब लाइसेंस राज था
जब जिन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस जहाँ का दिया गया था वहीं स्थापित होना था, तो उनकी मजबूरी थी कि पीथमपुर आना ही है। करेक्ट। तो जब वो मजबूर थे तो उनके पास में चॉइसेस नहीं होनी चाहिए थी। करेक्ट। आपने जो ज़बरदस्ती उनको चॉइसेस दी, एक तो सस्ती ज़मीन दी 15 पैसे फुट में, और ऊपर से उनको चॉइसेस भी दे दी। भाई आप सेक्टर 3 का एक पोर्शन खोलते, उसी में सब आपस में एडजस्ट हो जाते। बड़ी यूनिट जिसको 50 एकड़ ज़मीन लेकर के बनाना है तो उसको बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको एक अप्रोच चाहिए। करेक्ट। बाकी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर वही बनाता है। करेक्ट। लेकिन आपने वो ना करके और उसको बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दे दिया जो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था। राइट। तो ये जो गलती हुई, उस गलती का खामियाजा ये हुआ कि लंबे समय तक एक तो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी, बिजली, सड़क, इनकी कमी बनी रही, परेशानियां होती रही, क्योंकि रिसोर्सेज तो पूरे थे नहीं। 30 करोड़ रुपए को उनको लगाना था, 30 करोड़ रुपए तो कितने होते हैं, जो थोड़े से उसमें चूक गए। अब ये जो समस्या खड़ी हुई तो इसके कारण से पीथमपुर का एक तो शुरू में ही भविष्य खतरे में आ गया था। दूसरा खतरा ये में तब आया जब 1988 में 30 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो 25% अप टू 25 लाख देते हैं वो नहीं देंगे। तब पीथमपुर में 200-250 फैक्ट्रियां तो बन रही थी और 100-150 फैक्ट्रियां छोटी छोटी बन गई थी, जो काइनेटिक, होंडा, बजाज, टेम्पो, आइशर, इनकी एंसिलरीज थी। हुआ ये कि जैसे ही उनने बंद करी, इन सारी जो पाइपलाइन इंडस्ट्रीज थी या जो बन चुकी थी, उनकी सबकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि 25% बहुत बड़ा अमाउंट था जो उनके वर्किंग कैपिटल के से ज़्यादा हो जाता था। करेक्ट। अब जब ये स्थिति बनी तब हम लोग प्रभावित हुए, तो मैं खुद भी उसमें प्रभावित हुआ। मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत करी। बातचीत करने में ये हुआ कि भैया ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जा सकती, हमको एक संगठन बनाना चाहिए। तो एक संगठन बनाया गया। आइडिया मैंने फ्लोट किया था, तो नेचुरली मेरे को लीड करना पड़ा और अध्यक्ष मैं बना। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मेरी और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। एक सर क्वेश्चन है यहाँ, मैं अभी लोगों से मिल रहा था, मुझे ऐसा बोला, एंड इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मैं आपको भी बता दूँ कि कोठारी जी पीथमपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे, बट ही डजेंट ऑल्सो वांट टू लीव दैट पोस्ट। बिल्कुल सही है, उनका कहना गलत नहीं है। क्या होता है, जब भी 2 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, मैं बाकायदा ये कहता हूँ कि कोई इस कुर्सी को लेने को तैयार है तो मैं तैयार बैठा हूँ। अब अगर कोई तैयार नहीं है तो इतने वर्षों से जो मैंने ये सारी व्यवस्था जमाई, उसको अगर मैं छोड़ के चला गया तो मैं जिम्मेदारी से भागूंगा। करेक्ट। तो क्या ये कोई चाहेगा कि भाई मैं जिम्मेदारी से भाग जाऊं? मेरे लिए बहुत आसान है, भागना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मैं उतना ही इम्पोर्टेंट रहूंगा जितना हूं। करेक्ट। और मेरे को बल्कि अतिरिक्त समय भी मिलेगा और अतिरिक्त ताकत भी होगी। वो किस लिए वो बताता हूँ मैं। वो इसलिए कि आज मैं एक संस्था से बंधा हुआ हूँ। उस संस्था की अपनी कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, जो नियम कायदे हैं। करेक्ट। उन नियम कायदों के कारण मैं नियंत्रित हूँ। करेक्ट। मैं अपनी खुद की जो शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल उन नियम कायदों के रहते नहीं कर सकता। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे उस नियम कायदों से बाहर कर दीजिए तो मुझे पूरी फ्रीनेस रहेगी, मैं मेरी शक्ति का इस्तेमाल करूं। मतलब यू आर ओपन फॉर दैट बट नोबडी इज अप्रोचिंग यू। करेक्ट। भाई सीधी सी चीज़ है कि कई चीज़ों में मैं इंडस्ट्रीज के हित को देखते हुए अपने मुंह बंद रखता हूँ। आज अगर कोई बयान भी देना है
तो बयान देने के पहले मेरा ये चिंतन होता है कि क्या इस सरकार के खिलाफ हो भले ही बयान, लेकिन उस बयान के कारण मेरा औद्योगिक क्षेत्र तो बदनाम नहीं होगा। क्या आने वाले नए इन्वेस्टर्स के लिए कोई रुकावट तो नहीं होगी? करेक्ट। इसमें सर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल नैरेटिव ले लेते हैं। आप पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि देश में इस समय उद्योग करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक सब इसी में लगे हुए हैं ना। एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है जगह जगह। फंडामेंटल आपको क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं कि अगर इनको फुलफिल नहीं किया गया तो ये सब बातें बातें ही रह जाएंगी? फंडामेंटल ये है, सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी के जितने मंत्र हैं ना, वो सब बहुत बढ़िया है, सुपर मंत्र हैं। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब। लेकिन ये सारे मंत्र तंत्र में आकर के बेकार हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मंत्र यानी आपने सिद्धांत दे दिया कि हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य दे दिया, लेकिन जो हमारा तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो उसको उतने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। क्यों? और ऐसा इसलिए कि इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है हर एक के, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट और माइंड सेट है, माइंड ब्लॉकेज है। यानी अगर पहला ब्लॉकेज ये है, उद्योगपति जो इन्वेस्टर है वो तो पैसा कमाने आया है। करेक्ट। वैल्यू एडिशन करेगा वो एक चीज़ है, Correct. लेकिन पैसा कमाएगा। करेक्ट। अब आप जब वो सामने आता है तंत्र के, तो तंत्र को लगता है कि ये इतना कमाएगा। तो इससे तंत्र को प्रॉब्लम हो जाती है। ये इतना कमाएगा तो मेरा क्या? वो ये नहीं देखता कि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो उसने रिस्क पैसा ले रहा है, डाला वैल्यू एडिशन कर रहा है, और इस वैल्यू एडिशन के साथ में देश की सेवा कर रहा है। एक बहुत छोटा सा इकोनॉमिक्स है। आपने 1 रुपये कमाया, करेक्ट। आप 1 रुपये से रिच हुए, आपका परिवार 1 रुपये से रिच हुआ, आपका मोहल्ला 1 रुपये से रिच हुआ, आपका शहर 1 रुपये से रिच हुआ, आपका प्रदेश और देश 1 रुपये से रिच हुआ। करेक्ट। इतनी सी बात नहीं समझ में आती। पर एक क्वेश्चन है सर, देखिए अगर हम बात करें तंत्र की, तंत्र में करप्शन है, तंत्र में अनइंटेड इंटेंशंस हैं, है ना। सवाल ये है कि ये तंत्र में आए कैसे, पहला। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो पैदा होता है, इसका क्योर क्या है? क्या गवर्नमेंट के लेवल पे क्योर है, सिस्टम के लेवल पे क्योर है, या सोसाइटी के लेवल पे क्योर है? देखिए, नीति और नियत, ये 2 चीज़ें सही हो जाए तो तंत्र सुधर सकता है। अब रही बात, आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, और नियत क्या है, नीति क्या है। अगर सरकार ये ठान ले कि हमको किसी भी लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, तो वो सीधी डू एंड डोंट्स की पॉलिसी बना दे। अब हम एक तरफ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, बोले सब ऑनलाइन है, फॉर्म ऑनलाइन है, आपको किसी को फेस नहीं करना है। बहुत बढ़िया है, जब फेस नहीं करना है तो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्थिति जो ग्राउंड में है वो ये है कि आप ऑनलाइन जाते हो और थोड़ी देर में किसी चक्कर में ऑफलाइन हो जाते हो। अल्टीमेटली आप थक करके फेस टू फेस होगे। इसको अगर हम हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो चोरों को चौकीदार बना रखा हाँ। वाला काम है। बट सर देखो, इसमें एक मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठा है, या जो भी वहाँ पर कोई पॉलिटिशियन बैठा है, या सिस्टम का कोई भी बंदा बैठा है, हम अगर उसको जिम्मेदार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लेम हम अपने ऊपर भी कुछ हिस्से का ले रहे हैं। क्योंकि वो राजनेता, वो अधिकारी, या वो सिस्टम का हिस्से का व्यक्ति भी हमारे समाज से ही आता है। हमारे ही कहीं का भाई है, वो हमारे ही किसी का लड़का है, हमारे ही किसी का बेटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिस्टम की नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मेरा 40 वर्षों का अनुभव है। जब मसूरी से ट्रेनिंग लेके व्यक्ति सिस्टम में आता है,
उस ट्रेनिंग के समय में वो राष्ट्रभक्त होता है, वो देशभक्ति होती है, वो पहले सोचता है कि मैं देश की सेवा करूँगा, बेहतरीन काम करूँगा, नाम कमाऊँगा। हर एक का ये संकल्प होता है। लेकिन जब सिस्टम में आता है तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो उसको समझा देता है कि देश में कुछ नहीं, कैरियर इज फर्स्ट, नेशन इज नॉट फर्स्ट। अब वो कैरियर इज फर्स्ट की जहाँ उसको सिस्टम समझाई देता है, वहाँ से वो बदल जाता है। समस्या ये सिस्टम में है, आदमी में नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो उसको बदल देता है। वो कोई रिस्क लेना चाहे नहीं ले सकता। वो कुछ गलत हो रहा हो, जान रहा है गलत है, लेकिन नियम में नहीं है, तो वो कोई गलत solution को है रोकेगा नहीं। बहुत सारे हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन, अगर एक चीज कोई आपको इम्प्लीमेंट करनी हो तो आप क्या करोगे? आप उसको एक अधिकार दीजिए सिस्टम में। अगर आपने कुछ किया है और आपकी दुर्भावना नहीं है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपने कोई गलत को सही किया है, आपकी कोई दुर्भावना नहीं है, तो आपको पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। सिस्टम वाले व्यक्ति को, सिस्टम वाले व्यक्ति को उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो उसको प्रोटेक्शन नहीं है। उसको मालूम है आपने नियम के विरुद्ध काम किया, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप भलमन साथ में भी किए हो, लेकिन सिस्टम में अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो मैं एक चिट्ठी लोकायुक्त को दूंगा, आपकी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो वो बचने की कोशिश करेगा, वो किसी की मदद भी नहीं करेगा। क्यों मदद करेगा? अपनी जान कौन फंसाएगा? तो ये मेरी जान नहीं फंसे, इसलिए वो जो नोट शीट भी चलती है इनकी, वो नोट शीट भी इस तरीके से चलती है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। एक बात और बताइएगा कि इसकी कीमत क्या चुका रहा है पूरा देश? इसकी कीमत तो हम स्लो मोशन में है। हमारी प्रगति उस स्पीड में नहीं हो रही है जिस स्पीड में होना चाहिए। इसकी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से ये होता है कि वो सुरक्षा ओढ़ते जाता है सिस्टम। ये सुरक्षा ओढ़ने का एक बहुत बेहतरीन मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 30 सितंबर 1988 को जो सब्सिडी वाली नीति, सब्सिडी बंद हुई, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मध्य प्रदेश प्रभावित हुआ। नीति तो पूरे हिंदुस्तान भर में थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई थी वो ये थी कि आप जो भी उद्योग लगा रहा है उसको सबसे पहले बुला करके उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए और इन प्रिंसिपल उसकी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी सैंक्शन कर दीजिए। उसके बाद जब उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, वहाँ से लोन सैंक्शन होगा, तो लोन जब डिस्पर्स होगा तो प्रोपोर्शनेट सब्सिडी भी साथ साथ डिस्बर्स होगी, जिसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। ओके, ये नीति थी। इस नीति को पालन करते रहते तो 1988 में जिस दिन सब्सिडी बंद हुई, उस दिन तक जितने उद्योग आए थे, जो पाइपलाइन में भी थे, उनको भी सब्सिडी मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनने अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए नया सिस्टम बना दिया। इनने कह दिया कि नहीं, पहले तो आप अपने फैक्ट्री बनाइए, फैक्ट्री जब आपकी प्रोडक्शन में आ जाए तब हर बिल वाउचर की 2-2 कॉपी आप DIC को जमा करिए। फिर DIC उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में हमारे को डायरेक्टरेट में भेजेगा, फिर डायरेक्टरेट में SLC जो बैठेगी वो SLC उसको सैंक्शन करेगी। तो जो केस शुरू में पहले दिन प्रोजेक्ट स्टेज पे सैंक्शन होना था, उसको सैंक्शन करने का इनने कायदा बना दिया कि भैया पूरा काम हो जाएगा उसके बाद। ये अतिरिक्त सुरक्षा उनने अपने लिए बनाई, लेकिन वो अतिरिक्त सुरक्षा का परिणाम ये हुआ कि अकेले पीथमपुर में 106 केस जो DIC से वहाँ संचालनालय में गए थे, जहाँ जो SLC में पास होने थे, वो पेंडिंग रह गए। 250 से ज़्यादा उद्योग जो पाइपलाइन में थे वो सफ़र करे, और जिसका ये परिणाम हुआ कि 88 के बाद
जब 92 में नजीब जंग एमडी बन के आए तो उनने 250-300 फैक्ट्रियों में ताला लगाया, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रीज का शमशान बना दिया। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये अभी भी चल रहा है ऐसा सिम्ट? अब अभी वो उससे प्रभावित लोग नहीं है, जितने मरने थे वो तो शुरू में मर मुरा गए। आज तो पूरा पीथमपुर चल रहा है, कोई भी जमीन खाली नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पीथमपुर सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में पूरे देश की। पूरे देश में हर राज्य का अपना अपना सिस्टम है। कहीं अगर थोड़ा बेहतर स्थिति है तो उनके यहाँ का सिस्टम थोड़ा बेहतर है, जहाँ बर्बाद स्थिति है उनके यहाँ का सिस्टम खराब है। हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का सिस्टम है वो ये है कि हम अतिरिक्त सुरक्षा करके चलते हैं, जो हमारे यहाँ का तंत्र माइंडसेट प्रॉब्लम में मतलब देखिए जाए तो। बिल्कुल माइंडसेट ये है कि हमारे को ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए, भले ही इंडस्ट्री बढ़े या ना बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े नहीं बढ़े, मेरी तनख्वाह तो फिक्स है। वही अगेन बात आ गई कि स्टेज पे जो लोग बैठे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री आगे जा रही है नहीं जा रही है। सीधी बात है। अगर नजीब जंग उस समय चाहते कि भाई ये ताला लगाने की बजाय इन इंडस्ट्रीज को मौका दिया जाए, इन इंडस्ट्रीज को इन्हीं के हाथ में दे करके रखा जाए और इनको बोला जाए कि ये अपना ग्राहक ढूंढ लाएं और हमारा पेमेंट करा दें। ताला लगाने से तो जो रुपये का माल था वो तो चौथाई हो गया। एक इसमें सर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और अब हम इसको क्लोजिंग की तरफ ले चल रहे हैं, क्योंकि वो ये है कि ये स्थितियां तो बदलने में समय लगेगा और माइंडसेट चेंज होना एक बड़ा लंबा टाइम फ्रेम का काम होता है। इन स्थिति में अगर किसी को इंडस्ट्री सेट करनी है, किसी को बिजनेस रन करना है, तो उसको क्या सलाह दोगे आप कि 3 स्टेप ये वो फॉलो कर सके? 3 स्टेप में सबसे पहले तो उसको अपना काम शुरू करने के पहले एक पूरी सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे कर लेना चाहिए कि उसको कहाँ कहाँ तकलीफ आएगी और उन तकलीफ़ों को आइडेंटिफाई करके और उसकी सारी तोड़ अगर उसके पास में आ गई है तो वो इन्वेस्टमेंट कर ले। ओके, अब ये काम बड़े लोग करते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। हाँ नहीं, ये फाइनल स्टेप ही है। पैसा लगाने के पहले पूरा सर्वे करना, जो बड़ी इंडस्ट्रीज करती है, जो 100-200 करोड़ रुपए लगा रही है, वो आकर के पहले हर चीज़ तौल माप लेती है। तो अब एक सवाल है सर, देखो 100 करोड़ वाला तो ये कर सकता है, बट छोटा वाला 1 करोड़ है वो कैसे करेगा? 1 करोड़ वाले के लिए तो नीतियाँ ही ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव हो। 100 करोड़ वाले को आप 150 रुपये फुट में ज़मीन दे देते हो, आया उसको ज़मीन बताई, उसको पसंद आई, उसको दे दिया। जिसको 1 करोड़ लगाना है उसको ज़मीन लेने के लिए नीलाम में हाजिर होना पड़ता है। ज़मीन की नीलामी होती है, वो 600 रुपये 500 रुपये में जाती है। अब वो छोटा वाला जो है वो इतना उत्साही होता है कि वो उस समय तो ज़मीन खरीद लेता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो अपनी सारी वर्किंग कैपिटल वहाँ लगा दी। सर एक सवाल है, देखो स्थितियाँ बदलेंगी, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट अगर कोई तब भी आज इंडस्ट्री डालना चाहे तो वो क्या करे? इन स्थितियों में कैसे काम करे? इन स्थितियों में पूरा सोच समझ के सफिशिएंट बैकिंग लेकर के चले। अगर उसकी जेब में सफिशिएंट, अगर वो 1 रुपये अपना लगाने वाला है तो 2 रुपये उसके पीछे बैकिंग होना चाहिए। 2 टाइम्स की बैकिंग एटलीस्ट। बिल्कुल, अगर वो उतनी बैकिंग लेके नहीं चल रहा है तो कब उसकी कहाँ पर फाइनेंस की तकलीफ आ जाएगी ये वो नहीं कह सकता। और जब हालत ख़राब होती है तो ये जितने बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये जब बदली होगी तब छतरी निकाल लेते हैं और जब धूप होगी तब छतरी थमाते हैं, तब थमा देते हैं। ये सबसे पहले आते हैं, करेक्ट। तो ये बात उसको समझनी पड़ेगी और अति उत्साही नहीं हो। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो इतने उत्साही हो जाते हैं कि फैक्ट्री डाली तो फर्स्ट क्लास बाउंड्री वाल चाहिए, उसको फर्स्ट क्लास ऑफिस चाहिए। ये सब बात की चीज़ें हैं। पैसा कमाने के बाद बाउंड्री वाल बने और ऑफिस बने सजे, बहुत अच्छी बात है। आपकी कोठारी क्लासेस की बात मुझे याद आ गई कि जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया था, आपने बताया था कि कोठारी क्लासेस में पहले चीज़ें नहीं आई थी, पहले लोग आए थे, कस्टमर्स आए थे और कस्टमर्स ही चीज़ें लेके आए थे। बिल्कुल, है ना, पहले कैश फ्लो आया था। ग्रेट सर, सो आई थिंक सो कि वी आर डन। अभी हम ये क्लोज करते हैं। फाइनल नोट, कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? फाइनल नोट तो यही है कि संगठन में शक्ति होती है।
इस बात को उद्योग अनुभव करे, अपने संगठन को हमेशा मजबूत रखें, अपनी समस्याओं को खुद की बजाय संगठन के माध्यम से हल कराने के अगर प्रयास करते हैं तो आपकी ही नहीं, सारे लोगों की जो आपकी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं उनकी भी समस्या का हल होता है। होता यही है कि हम हमारी समस्या के लिए खुद लड़ते हैं और खुद लड़ने के बाद में वो समस्या को सही ढंग से हल नहीं कर पाते। तो ये समस्याओं का हल ही आपके क्षेत्र की विकास का जो रास्ता है वो इसी से निकलता है। जय हिंद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मेरी और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।